हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, दृष्टि की जो डेली न्यूज़ करंट अफेयर है 4 अक्टूबर की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है भारत में भूमि उपयोग। भारत में भूमि उपयोग के विषय में जानने के लिए सबसे पहले हम विजिट करते हैं, देखते हैं भारत में भूमि उपयोग, इसके विषय में जानेंगे। भूमि उपयोग जिस प्रकार से भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों आवासीय, वाणिज्यिक और कृषि के लिए किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भूमि का उपयोग जब हम आवास के लिए, वाणिज्य के क्षेत्र में, कृषि के लिए और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि उपयोग का रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है किसके द्वारा? राजस्व, भू राजस्व विभाग के द्वारा। इसको मापा जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। इसका संग्रह किया जाता है। इसका संग्रह कैसे है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 329 मिलियन हेक्टेयर है। रिपोर्टिंग क्षेत्र है इतना। उपलब्ध आंकड़े हैं 305 मिलियन हेक्टेयर के। इसको गैर रिपोर्टिंग मतलब इतना जो 329 मिलियन जो है वो रिपोर्टिंग है, और जो 305 मिलियन है वो रिपोर्टिंग नहीं है। कुल क्षेत्रफल का 7% उपयोग की 9 श्रेणियों में वर्गीकृत के अंतर्गत किया जाता है। और या तो फिर वर्गीकृत, कुछ तो क्षेत्र वर्गीकृत है 9 श्रेणियों में, और कुछ वर्गीकृत नहीं है। 9 स्तरीय वर्गीकृत क्या है? वन क्षेत्र से संबंधित कानून के अनुसार सभी प्रकार की वन युक्त भूमि, चाहे राज्य की स्वामित्व वाली हो या निजी वाली, वृक्ष युक्त संभावित वन भूमि, जहाँ पर वृक्ष युक्त भूमि है, संभावित भूमि, उसको वन क्षेत्र वाली भूमि कहते हैं। गैर कृषि उपयोग, इमारतों, सड़कों या रेलवे, जल स्रोत वाली भूमि जो होती है गैर स्रोत वाली, गैर कृषि उपयोग वाली होती है। बंजर और अनुपयुक्त भूमि है, इसमें पहाड़, रेगिस्तान आते हैं। स्थायी चारागाह या चारागाह भूमि, सभी चारागाह भूमि जैसे चाहे चारागाह हो या नहीं हो। कृषि योग्य बंजर भूमि, भूमि के लिए उपलब्ध है लेकिन +5 व लगभग 5 वर्षों से कोई उपयोग में नहीं लाई गई है। प्रति भूमि वर्तमान को छोड़कर 1 से 5 वर्षों तक अस्थायी रूप से अप्रयुक्त भूमि। वर्तमान की प्रति भूमि फसली क्षेत्र, चालू वर्ष में प्रति रखी गई भूमि वर्तमान की प्रति भूमि होती है। विविध में जैसे पेड़, फसलें आदि, कुछ खेती योग्य जो भूमि होती है बुआई के शुद्ध क्षेत्र में नहीं आती है, लेकिन कृषि के लिए उपयोग की जाती है। कभी कभी बोया गया शुद्ध क्षेत्र होता है। फसलों और बगीचों का सहित कुल क्षेत्रफल इत्यादि। भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण क्या है? भूमि के उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, लगातार बढ़ती जनसंख्या एवं विकासात्मक गतिविधियां, जो कुछ गतिविधियां मानवों के द्वारा की जा रही हैं वो सब बढ़ रही हैं। कृषि विस्तार, जलवायु परिवर्तन, खनन, भूमि का अवक्रमण इत्यादि, ये सभी कारण हैं भूमि उपयोग में परिवर्तन के। मुख्य पद कुछ हैं। भूमि उपयोग पर डेटा को वार्षिक आधार पर 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, मुख्य पद कुछ फैक्ट हैं। भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के आंकड़ों को भारतीय महासर्वेक्षक के कार्यालय के द्वारा प्रदान किया गया है। रिपोर्टिंग क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जिसके लिए भूमि उपयोग वर्गीकरण पर आंकड़े उपलब्ध हैं। सकल फसल क्षेत्र, एक वर्ष या अधिक, एक वर्ष में एक बार या अधिक बार बोया गया कुल क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं सकल क्षेत्र। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या होता है? एक वर्ष में कई फसलों की बुआई वाली भूमि एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र होता है। सिंचित क्षेत्र नहरों, तालाबों और कुओं आदि द्वारा सिंचित क्षेत्र जो होता है उसको सिंचित भूमि। कुल सकल सिंचित क्षेत्र लगभग सभी प्रकार की भूमि या एक से अधिक बार सिंचित होती है, उसको कहते हैं कुल सकल सिंचित क्षेत्र। कुल सकल असिंचित क्षेत्र, जहाँ पर सिंचाई नहीं होती, जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं उपलब्ध होते हैं, उसको कहते हैं असिंचित क्षेत्र। फसली तीव्रता, कुछ फसलीकृत क्षेत्र में निवल बुआई का क्षेत्र अनुपात होता है। कृषि भूमि में इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र, प्रति भूमि, बंजर भूमि और बहुत कुछ शामिल होता है कृषि भूमि में। कुल गैर कृषि योग्य भूमि, कुल जानकारी प्राप्त क्षेत्र से कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल घटाकर, अर्थात जो कृषि योग्य भूमि होती है उसको हटा दीजिए, वो हो गई गैर कृषि योग्य भूमि। कुल कृषि योग्य क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र और वर्तमान प्रति भूमि। जैसे कुछ क्षेत्रों में खेती की जा रही होती है, कुछ क्षेत्रों में, कुछ खेतों में छोड़ दिया जाता है, पड़ती पड़े होते हैं उनको, उनसे जो उनकी जो भूमि होती है उसको कहते हैं कृषि योग्य
भूमि या क्षेत्र। कुल गैर कृषि योग्य क्षेत्र, कुल जानकारी प्राप्त क्षेत्र से कुल कृषिकृत क्षेत्रफल को घटाकर प्राप्त किया जाता है। भारत में 2005 से 6 से 2021 तक भूमि का उपयोग का आंकड़ा कुछ इस प्रकार दिया गया है, शायद साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ। गांधी जी के विषय में हमेशा चर्चा में रहते हैं और हर बार इसमें क्वेश्चन भी आता है। महात्मा गांधी प्रीलिम्स के लिए महात्मा गांधी, भारतीय बैंक नोट, भारतीय रिजर्व बैंक, सेवाग्राम आश्रम, स्वच्छ भारत अभियान, सत्य अहिंसा इत्यादि। मेंस के लिए समकालीन विश्व में महात्मा गांधी के सिद्धांतों और शिक्षाओं की प्रासंगिकता। स्रोत इंडियन एक्सप्रेस में छपा था आर्टिकल। चर्चा में क्यों है, ये न्यूज़ क्यों बनी? स्वतंत्रता संग्राम के अपरिहार्य भूमिका के आलोक में 2 अक्टूबर 2023 को पूरे देश में महात्मा गांधी की 154वीं जयंती। कौन सी है? 154वीं जयंती। अगले साल कौन सी होगी? 155वीं जयंती। उनके सिद्धांत और आदर्श वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक है और राष्ट्र को प्रेरित करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के उनके योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई और जिसके कारण उनका चित्र भारतीय बैंक नोटों पर भी चित्रित किया गया है। बहुआयामी व्यक्तित्व वाले महात्मा गांधी संगीत में रुचि रखते थे। उन्होंने हमेशा ही पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा दिया। पर्यावरण की सुरक्षा उनका विशेष मुद्दा रहा था। हमेशा के लिए उन्होंने कहा था कि पर्यावरण को सुरक्षित मानव को रखना ही पड़ेगा और रखना ही चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी, एक उनका संक्षिप्त परिचय है। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोफाइल मतलब उनके विषय में जानकारी। वकील थे, राजनीतिज्ञ थे, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, राष्ट्रवादी आंदोलनों के नेतृत्व करता भी रहे हैं। कई आंदोलनों का नेतृत्व उन्होंने किया। राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें संबोधित किया था। विचारधारा कैसी थी उनकी? अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, प्रकृति की देखभाल, करुणा, दलितों के कल्याण आदि के विचारों में विश्वास करते थे। राजनीतिक गुरु जब 1915 में आए थे गांधी जी, तो उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु चुना था गोपाल कृष्ण गोखले को और उनकी मृत्यु जैसा कि आप सब जानते हैं 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी को इसीलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। नोबेल शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उनको 5 बार गांधी जी को नामित किया गया है, 5 बार, जबकि उन्होंने इसको मतलब कभी ग्रहण नहीं किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1893 से लेकर 1915 तक रहते हैं और नस्लवादी शासन मूल अफ्रीकी भारतीयों के साथ भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के उनकी वापसी के समय 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान उनके बहुत ही बड़ा योगदान रहता है गांधी जी का। छोटे पैमाने के विभिन्न आंदोलनों जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहमदाबाद मिल 1918 में, पहली भूख हड़ताल और खेड़ा आंदोलन 1918 में ही पहला असहयोग आंदोलन इत्यादि, मतलब काफ़ी सारे आंदोलनों का उन्होंने। राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन थे कुछ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में, असहयोग आंदोलन के खिलाफ 1920 से लेकर 22 तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उन्होंने मतलब नेतृत्व किया था। गांधी इरविन समझौते पर उन्होंने मतलब गांधी जी को इरविन उस समय जो थे उस समय उन्होंने गांधी जी को मतलब सहमति पत्र के लिए बुलाया था। तो वहाँ पर गांधी इरविन समझौता उसको कहा जाता है जिसने सविनय अवज्ञा की अवधि के अंत को चिन्हित किया था। पुनः पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर सबके बीच में होता है। इसने वंचित वर्गों के लिए निर्वाचक मंडल के विचार को छोड़ दिया। सांप्रदायिक पंचायत इसी को कहते हैं, पुनः पैक्ट को। उनकी पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, उनकी आत्मकथा है मेरे सत्य के प्रयोग। साप्ताहिक पत्रिकाएं हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। गांधी शांति पुरस्कार। गांधी जी का एक उद्धरण है, गांधी जी कहते हैं, खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, इन तीनों चीज़ों में सामंजस्य होना चाहिए। और एक
उनका कोर्स है, कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। एक तीसरा कोर्स है, आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए, मानवता सागर के समान है, यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। भारत द्वारा गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए दिया जाता है जो गांधी शांति पुरस्कार है। भारतीय मुद्रा और गांधी की तस्वीर, मतलब इसमें संबंध क्या है? भारतीय मुद्रा पर गांधी की तस्वीर मुद्रित होने की शुरुआत, बैंक नोटों पर दिखाई देने वाली गांधी जी की तस्वीर वर्ष 1946 में ली गई। उनकी तस्वीर कटआउट, अर्थात एक कटआउट का इसमें एक भाग है जिसमें वो ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के साथ खड़े हैं। विलियम पैथिक लॉरेंस इनके साथ में खड़े हुए हैं। इस तस्वीर के चयन का प्रमुख कारण यह है कि तस्वीर में गांधी जी की मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति सबसे उपयुक्त थी। साथ ही यह तस्वीर कटआउट चित्र की दर्पण छवि मिरर इमेज है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 25 के अनुसार बैंकनोट की रूपरेखा, डिजाइन, स्वरूप और सामग्री भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की अनुशंसा पर विचार करने के उपरांत केंद्र सरकार के अनुमोदन के अनुरूप की जाती है। भारतीय नोटों पर पहली बार गांधी जी की तस्वीर, गांधी जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 1969 में 1869 में उनका जन्म हुआ और 1969 में नोटों की एक नई सीरीज श्रृंखला जारी करने के साथ ही पहली बार भारतीय मुद्रा पर गांधी जी की तस्वीर अंकित की गई थी। फिर अक्टूबर 1987 में गांधी जी की तस्वीर वाले 500 के नोट 1987 में गांधी जी की तस्वीर वाले 500 रुपए के नोटों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी। बैंक नोटों पर गांधी जी का स्थायित्व, गांधी जी के चयन का कारण राष्ट्रीय महत्व का था। उन्होंने वर्ष 1996 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अशोक स्तंभ वाले बैंक नोटों को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नई महात्मा गांधी श्रृंखला शुरू की गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से इन नोटों में एक गुप्त छवि, विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड तथा दृष्टिवादी लोगों के लिए इंटेलिक्यो सुविधाओं से लैस किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त छवि, विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड। संधारिता के संबंध में गांधी जी के विचार कुछ थे, सादगी और न्यूनतावाद। सादगी और न्यूनतावाद, गांधी जी ने सरल और न्यूनतावादी जीवन शैली को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि लोगों को आवश्यकता से कम उपभोग करना चाहिए, मतलब जितना उनको आवश्यक है उससे कम ही उपयोग करें, ज़्यादा नहीं। सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। सरल जीवन अथवा सर्वोदय का यह विचार संसाधनों के संरक्षण और पारिस्थितिक फुटप्रिंट को कम करने के विचार को प्रोत्साहित करता है। अर्थात जो पारिस्थितिक जो पर्यावरणीय तंत्र है उसको मेंटेन करने के लिए हमें आवश्यकता से कम ही वस्तुएं मतलब यूज करनी चाहिए, जितना आवश्यक हो उससे कम ही, अधिक ना हो पाए। इसीलिए आज हम ग्लोबल वार्मिंग का जैसे मतलब बड़े बड़े इफेक्ट को झेल रहे हैं, ग्लेशियर का पिघलना। आत्मनिर्भरता, गांधी जी ने सामुदायिक स्तर पर आत्मनिर्भरता के महत्व पर काफ़ी बल दिया और उन्होंने भोजन, वस्त्र और बुनियादी आवश्यकताओं के मामले में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के विचार को बढ़ावा दिया। यह दृष्टिकोण बाहरी संसाधनों पर निर्भरता को कम करने के साथ लंबी दूरी के परिवहन और व्यापार से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों को कम करता है। अहिंसा, गांधी जी की अहिंसा, गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत में मानवीय संबंधों के साथ साथ सभी जीवित प्राणी और जीवित प्राणियों को तो उन्होंने माना ही, इसके साथ में पर्यावरण समाहित, जो भी मतलब पर्यावरण में समाहित है वह पशुओं के प्रति नैतिक व्यवहार में विश्वास रखते थे, स्वयं शाकाहारी थे। यह सभी प्राणियों के कल्याण के प्रति उनकी चिंता और प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व को दर्शाता है। धारणी कृषि का विचार था। गांधी जी ने धारणी और जैविक कृषि पद्धतियों का समर्थन किया। उन्होंने मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में रासायनिक तत्वों के उपयोग को कम करने के लिए प्राकृतिक उर्वरकों, फसल चक्र, देखिए प्राकृतिक उर्वरक और फसल चक्र, पारंपरिक खेती के तरीके इत्यादि के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया था गांधी जी ने।
उस समय और वर्तमान में, इसीलिए वो आज भी प्रासंगिक हैं। संसाधनों का संरक्षण। अब संसाधनों का संरक्षण अगर मानव आज नहीं कर पाएगा तो आगे आने वाली पीढ़ी को समस्या तो उठानी पड़ेगी। गांधी ने जल और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग एवं संरक्षण पर जोर दिया था। उनका मानना था कि आने वाली पीढ़ियों की इन संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण की रक्षा और पुनरुद्धार करना आवश्यक है। स्थानीयता और विकेंद्रीकरण। गांधी जी सत्ता और संसाधनों के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। वह स्थानीय समुदायों को अधिकार सौंपने में विश्वास करते थे जो उनकी अपनी पर्यावरणीय और धार्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकते हैं। स्वदेशी स्वदेशी का सिद्धांत गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा था। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिसने स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं और सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस विचार का उद्देश्य क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना और लंबी दूरी के व्यापार और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना। प्रकृति का सम्मान। प्रकृति की पूजा मतलब बहुत ही पहले से होती आ रही है, इसलिए प्रकृति का सम्मान भी उनके अंदर जगा हुआ था। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य को प्रकृति के प्रति गहन सम्मान और श्रद्धा रखनी चाहिए। आज भी मानते हैं। उन्होंने प्रकृति को मानव जीवन का अनिवार्य अंग माना और पर्यावरण के संधारणीय प्रबंधन का आह्वान किया। वसुधैव कुटुंबकम। आज जो G20 की बैठक हो रही थी, उसका स्लोगन था वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार है। मैं उनका विश्वास सभी एक विश्व के नागरिक हैं के विचार को प्रोत्साहित करता है, रेखांकित करता है कि हमें वैश्विक मुद्दों के प्रति सचेत रहना चाहिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार का संगीत से संबंध। भजन और धार्मिक संगीत। भजन और धार्मिक संगीत। गांधी जी का बहुत मजबूत आध्यात्मिक पक्ष था। भजन और हिंदू धार्मिक गीत जैसे भक्ति संगीत का उपयोग अपने आंतरिक स्व से जुड़ने की सांत्वना पाने के साधन के रूप में करते थे। मतलब दैनिक सुख के लिए और नैतिक चिंतन के लिए वो अपने मतलब भजन और हिंदू धार्मिक जो भी गीत होते थे उनका उपयोग करते थे। उनका मानना था कि भजन और धार्मिक संगीत या गीत के गायन से मन को शुद्ध करने और परमात्मा के संबंध जुड़ने में मदद मिलती है। अर्थात मतलब जो आस्तिक लोग होते हैं, आस्तिक लोगों का ऐसा विश्वास, मतलब सभी का, नास्तिक हो या आस्तिक हो, जिन लोगों का विश्वास होता है वो लोगों का ऐसा भरोसा विश्वास रहता है। प्रेरणादायक गीत अब जैसे मोटिवेशनल सॉन्ग वर्तमान में चलते हैं, तो प्रेरणादायक गीत पहले चलते थे। गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों को एकजुट करने के लिए प्रेरणादायक गीत, देशभक्ति गीतों के उपयोग को प्रोत्साहित किया। रघुपति राघव, राजा राम, वैष्णव जन तो जैसे गीत उनके प्रिय में से एक थे। अक्सर उनकी प्रार्थना सभाओं में, सार्वजनिक समारोह में ये सब गाए जाते थे। उपवास और मौन। गांधी जी कभी कभी विरोध प्रदर्शित करने या आत्मशुद्धि के रूप में उपवास और मौन का अभ्यास करते थे। इस दौरान वह अक्सर लिखित संदेशों के माध्यम से दूसरों के साथ संवाद करते थे और अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संगीत का उपयोग करते थे। सामुदायिक जुड़ाव उनका था। गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों के दौरान समुदायों को एक साथ लाने में संगीत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंत्रों, गीतों, संगीत ने दांडी मार्च जैसे विभिन्न अभियानों में भाग लेने वालों के बीच एकता, एकजुटता को, भावना को बल दिया। दांडी मार्च जब हुआ था उस समय विभिन्न प्रकार के गीतों और संगीतों के द्वारा लोगों को एकत्र किया गया था, लोगों को प्रेरित किया गया था, जिससे लोग एक साथ में जुड़े हुए थे। लोक संगीत को भी प्रोत्साहन मिलता है। इससे गांधी पारंपरिक भारतीय संस्कृति के समर्थक थे। लोक संगीत और कलाओं के संरक्षण में विश्वास करते थे। प्रकृति से प्रेम गांधी जी का एक महत्वपूर्ण मतलब लगाव था। उन्होंने जनसामान्य से जुड़ने के लिए स्थानीय भाषाओं में संगीत के प्रयोग को प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनका मानना था कि वे अधिक प्रासंगिक और सुलभ थे। अहिंसक आंदोलन में भी भूमिका थी उनकी। अहिंसक आंदोलनों में उनकी भूमिका थी। संगीत गांधी जी के नेतृत्व वाले अहिंसक आंदोलनों का अभिन्न अंग था।
इसने लोगों को प्रेरित करने और एकजुट करने, सामूहिक पहचान की भावना को बढ़ावा देने तथा चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उनका मनोबल बढ़ाने के साधन के रूप में किया गया था। सादगी का समर्थन किया उन्होंने। गांधी जी ने सादगी का समर्थन। गांधी जी का सादगी और न्यूनतावाद का दर्शन विस्तृत संगीत तक विस्तृत था। सरल एवं मधुर धुनों को प्राथमिकता देते थे, उन्हें आम लोग आसानी से समझ सकें और सराह सकें। गांधी जी हर मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में इम्पोर्टेंट रहते हैं और कहीं न कहीं क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो क्योंकि गांधी जी अपने मतलब जो जीवन है उसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंग्रेजी प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2021 का। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजिनी नायडू। तो इसमें कौन है? गांधी जी। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी से अनुबंधित संबंधित मतलब कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी विश्व युद्ध के लिए भारतीयों को भर्ती करवाने के प्रस्ताव को समर्थन नहीं किया और भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। हाँ, अवैध तो घोषित कर दिया गया था। तो इसमें बी सही है। असहयोग आंदोलन मेंस का क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिए। मतलब उसकी जो संरचना थी, आंदोलन की जो संरचना थी, किस प्रकार से गांधी जी ने उसको एक मोड़ दिया था, उसके विषय में यहाँ पर मतलब प्रकाश डालना है। बिहार में जातिगत जनगणना। अगला टॉपिक है हमारा बिहार में जातिगत जनगणना। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी, अति पिछड़ा आयोग ईबीसी, जनगणना, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना एसईसीसी, रोहिणी आयोग, उपवर्गीकरण। मेंस के लिए शासन में सुधार और वंचित वर्गों के लिए संसाधन जुटाने की प्रक्रिया पर जातिगत जनगणना। इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज चर्चा में क्यों हुआ? हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण 2023 के निष्कर्ष जारी किए, जिसमें पता चला कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का लगभग 63% है। ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब वर्ग जो ईबीसी, ये दोनों मिलाकर 63% हैं। माना जाता है कि निष्कर्षों और राज्य के राष्ट्रीय चुनावों के साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए इच्छित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए व्यापक रूप से सहायक साबित होंगे। बिहार के जाति सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष कुछ इस प्रकार आते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ईबीसी 36.1%, अनपिछड़ा ओबीसी 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68। मतलब कुछ इस प्रकार से दिए गए आंकड़े हैं। कुल मिलाकर के अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग दोनों मिलाकर के कितना है? 63% है। यह जाति सर्वेक्षण में अपनाई गई प्रक्रिया क्या है? यह सर्वेक्षण 2 चरणों में किया गया है। अपने मानदंड और उद्देश्य थे। पहला चरण क्या था? पहला चरण के अपने मायने थे। इस चरण के दौरान बिहार के सभी घरों की संख्या दर्ज की गई थी और प्रगणकों को 17 प्रश्नों का एक सेट दिया गया था। मतलब जो सर्वेक्षण कर रहे थे उन लोगों को एक 17 प्रश्नों का एक सेट दिया गया था, जिनका उत्तर प्रत्यार्थी को अनिवार्य रूप से देना था। दूसरा चरण में इस चरण के दौरान घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जातियों, उपजातियों, सामाजिक आर्थिक स्थितियों का संबंध में डेटा। अर्थात दूसरा चरण ये था कि जो भी व्यक्ति था उनकी जाति और उपजाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनका गरीब है, अमीर है, बीपीएल के अंतर्गत आता है, इस प्रकार से दूसरे चरण में। हालांकि परिवार के मुखिया का आधार संख्या, जाति प्रमाण पत्र संख्या और राशन की जो राशन कार्ड संख्या होती है वो, इन तीनों में से ये तीनों वैकल्पिक थे। अगर आपको बताना था तो बताइए, नहीं बताना तो कोई दिक्कत नहीं। टेलिंग नंबर साहो ऑन मेजर ग्रुप्स स्टॉक अप इन बिहार। तो कुछ इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं। जनरल कितना है? सी, ओबीसी, ईबीसी,
रिलीजन वाइज बिहार जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों का महत्व क्या था? ओबीसी कोटा बढ़ाना। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष से ओबीसी कोटा को 27% से अधिक बढ़ाने 27% से अधिक बढ़ाने और ईबीसी कोटे के अंतर्गत मांग बढ़त होने की संभावना है। वर्ष 2017 से ओबीसी के उपवर्गीकरण पर विचार कर रहे थे जस्टिस रोहिणी आयोग। उपवर्गीकरण 2017 से ही किया जाना था, लेकिन जस्टिस रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2017 में मतलब सौंप दी थी। इसकी सिफारिशें अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। अर्थात जो जस्टिस रोहिणी आयोग था उसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसकी जो आंकड़े हैं अभी तक दिखाए नहीं गए। आरक्षण सीमा का पुनर्निर्धारण। यह सर्वेक्षण डेटा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का मामला है। मामले में ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया लगाई गई आरक्षण पर 50% की सीमा पर बहस को फिर से शुरू कर देगा। मतलब अगर ओबीसी कोटे को या ईबीसी कोटे को पढ़ाया गया तो जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का मामला है उस पर 50% जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण की सीमा बताई गई थी कि इतनी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए 50% से, तो वो उस सीमा को पार कर जाएगा। ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर जाति समूहों के विभिन्न वर्ग जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा को बढ़ाने की मांग करते हैं। देखो, मांग तो कर सकते हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए वो मांग करेंगे कि जिस प्रकार से जनसंख्या ज़्यादा है उसी प्रकार से आरक्षण भी ज़्यादा होना चाहिए। जाति सर्वेक्षण संविधान के भाग 5 में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी सिद्धांतों में बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। इससे संविधान निर्माताओं द्वारा उल्लिखित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी प्रमुख मदद मिलेगी। सर्वोदय की प्राप्ति। सर्वोदय अर्थात सबका उदय। सर्वोदय की प्राप्ति हो सकती है। लक्षित उपायों को विकसित करने के लिए जाति जनगणना का उचित उपयोग किया जा सकता है ताकि राज्य भर में व्याप्त असमानता को कम किया जा सके। भविष्य में समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, परंतु दूसरी भी समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि जातिगत जनगणना से भड़काव हो सकता है जनता में, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों को समझना चाहिए जाति जनगणना से जुड़े हुए मुद्दे कुछ। जाति जनगणना के परिणाम क्या? जाति में एक भावनात्मक तत्व होता है, यही सबसे मेन जड़ होता है। समस्या इसी से क्रिएट होती है, जाति से, कि आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, इससे भावनात्मक तत्व होता है। और इस प्रकार जाति की जनगणना की राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव होते हैं। ऐसी चिंताएं रही हैं कि जाति की गिनती से अस्मिता को मजबूत बनाने में सहायता मिल सकती है। इन दुष्परिणामों के कारण SECC सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के लगभग एक दशक बाद जाति जनगणना से संबंधित डेटा की एक बड़ी मात्रा अप्रकाशित है या केवल अंशों में की गई थी। ये जो डेटा था ना, इसको अभी तक दिखाया नहीं गया, एक दशक हो गया, उसके बावजूद भी जाति की संदर्भ विशिष्टता क्या है? भारत में जाति कभी भी वर्ग या अभाव का प्रतीक नहीं रही है, एक विशिष्ट प्रकार का अंतर्निहित भेदभाव जो अक्सर वर्ग से परे होता है। उदाहरण कैसा होता है? दलित उपनाम वाले लोगों को रोजगार के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की संभावनाएं कम होती हैं, भले ही उनकी योग्यता उच्च जाति के उम्मीदवारों से बेहतर हो। अब यहाँ पर भी ऐसा लोगों को लगता है, कई जगह अब भी देखने को ये सब मिलता है। मकान मालिकों या उन्हें किराएदार के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावनाएं भी कम होती हैं। आज भी देश भर में एक सुशिक्षित संपन्न परिवार दलित के लड़के से विवाह उच्च जाति की महिलाओं के परिवारों में हिंसक प्रतिशोध की भावना को भड़का सकता है। आज भी बहुत कम होता है, हालांकि लोग अब बहुत कम मानते हैं, फिर भी लोगों के ऐसे आरोप डेली न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं। भारत में अंतिम जाति जनगणना का आयोजन कब हुआ था? वर्ष 1931 की जाति जनगणना, उसके क्या मायने रहे? अंतिम जाति जनगणना वर्ष 1931 में आयोजित की गई थी। इससे संबंधित डेटा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया ताकि मतलब सभी को दिखाने के लिए कि हाँ कौन सी किस जाति के कितने लोग हैं। यह जाति जनगणना मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन पर का आधार बनी थी। मतलब ये जो मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आरक्षण मतलब किस प्रकार से देना है इसका आधार बन गई थी ये। वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी। अब वर्ष 2011 के बाद में जनगणना वर्ष 2023 में हो रही है क्योंकि कोविड चल रहा था। वह 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद पहली ऐसी जनगणना है जिसमें जाति आधारित डेटा एकत्र किए गए। हालांकि राजनीतिक पक्षपात और अवसरवादिता के भय से जाति से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। जनगणना जनगणना की उत्पत्ति कब से स्टार्ट हुई? जनगणना की उत्पत्ति भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 की औपनिवेशिक काल के समय से हुई थी। मतलब वर्ष में हम मतलब 1881 में हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, उसी समय 1881 में औपनिवेशिक काल के समय हुए थे। जनगणना कार्य का विकास होता गया और जिसका प्रयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य व्यक्तियों द्वारा भारतीयों की जनसंख्या पर डेटा एकत्र करने और संसाधनों तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा बनाने, परिसीमन अभ्यास आदि के लिए किया जाता है। कई सारे कार्य होते हैं जनगणना के। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के रूप में पहली जाति जनगणना, इसे SECC पहली बार वर्ष 1931 में आयोजित किया गया था। वर्ष 1931 में SECC का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार से आंकड़े एकत्रित करना तथा उनसे जुड़े निम्नलिखित तथ्यों के बारे में पूछताछ करना था। आर्थिक स्थिति मतलब लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, तत्कालीन समय में हम लोग कैसे थे, गरीब हैं, अमीर हैं, कौन कौन सी चीज़ों के लोगों के पास अभाव है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति की उनकी विशेष जाति का नाम पूछना भी है ताकि सरकार को या पुनर्मूल्यांकन करने में मदद मिल सके। कौन सी जाति समूह आर्थिक रूप से पिछड़े, कौन सी मतलब बेहतर थी। जनगणना और SECC के बीच अंतर क्या था? जनगणना भारतीय जनसंख्या का वर्णन करता है जबकि SECC राज्य सरकार द्वारा समर्थित लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण है। चूँकि जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आती है, इसलिए सभी डेटा को गोपनीय माना जाता है। अर्थात जो जनगणना का डेटा होता है वो गोपनीय रखा जाता है। जबकि SECC वेबसाइट के अनुसार SECC में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियाँ सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ प्रदान करने या लाभों से प्रतिबंधित करने हेतु उपलब्ध होती हैं उनके लिए। 2009 का प्रश्न है प्रीलिम्स का। 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या घनत्व में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 और वर्ष 2001। 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना की भारत की जनसंख्या की वार्षिक दर घातीय 3 गुना हो गई है। इनमें से दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, ना तो 1 और ना ही 2। भारत की जनसंख्या घनत्व में 3 गुना वृद्धि हुई नहीं है। नीलगिरी तीसरी न्यूज है। नीलगिरी जैव विविधता में बाघों की मृत्यु चिंतनीय। बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बाघ, मतलब ये सभी प्रीलिम्स से संबंधित मुद्दे हैं। मेंस के लिए बाघ संरक्षण का महत्व संबंधित पहले चर्चा में क्यों है, इसके विषय में देखो ऐसे मुद्दे तो आते रहते हैं, तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु का नीलगिरी जिला जैविकता से समृद्ध है। यहाँ पर जो तमिलनाडु का नीलगिरी जिला है, नीलगिरी ताहर और नीलगिरी पर्वत भी है, मतलब यहाँ पर जो बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। हालांकि पिछले 2 महीनों में इस जिले में विभिन्न कारणों से 10 बाघों की मौत हो चुकी है और इन 10 बाघों की वजह से ये न्यूज में आ गया। बाघों की मृत्यु के परिणामस्वरूप उनके संरक्षण अस्तित्व से लेकर संरक्षणवादी प्राधिकार चिंतित हैं, क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बाघ। हर जीव, हर जंतु पृथ्वी पर जो भी मौजूद है पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अपनी भूमिका रखता ही रखता है। तो उसी प्रकार नीलगिरी में बाघों की मृत्यु का कारण क्या है? बाघों का उच्च घनत्व।
यहाँ पर जो बाघ पाए जाते हैं उनकी जनसंख्या डेंसिटी उनकी बहुत ज़्यादा मतलब अधिक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के मधुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल परिसर में बाघों की संख्या व घनत्व अधिक होने के कारण काफ़ी सारे बाघ मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी तथा गुडलूर वन प्रभागों के आसपास के आवासों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जिसके परिणामतः मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले में वृद्धि देखी गई है। अर्थात देखिए, पर्यावरण से संबंधित जब भी हम देखते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जहाँ पर किसी भी स्पीशीज़ की जो जनसंख्या होती है, तीव्र गति से जब बढ़ती है, तो अन्य जो स्पीशीज़ होती हैं, उनके लिए जो संसाधन होते हैं, उनकी कमी हो जाती है और सिंपल सी बात है, तो जब संसाधनों की कमी होगी, तो प्रतिस्पर्धा आपस में बढ़ेगी। तो प्राकृतिक शिकार की कमी के कारण पशुओं को निशाना बना सकते हैं। पशुओं को निशाना बना सकते हैं, जिससे संघर्ष बढ़ सकता है और परिणामस्वरूप अधिक मौतें हो सकती हैं। देखिए, प्राकृतिक बाघों की संख्या में वृद्धि स्पॉटेड डियर और इंडियन गौर जैसी शिकारी प्रजातियों का प्रभाव पड़ता है। देखिए, कुछ शिकारी प्रजातियां होती हैं, उनका प्रभाव जैसे ही बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, अन्य प्रजातियों की संख्या कम होने लगेगी और उनके लिए संसाधन भी कम हो जाएंगे। भुखमरी और संक्रमण जैसी समस्या। मधुमला टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघ के शावक मृत पाए गए, जिनकी उम्र 2 सप्ताह बताई जा रही है। पोस्टमार्टम में भुखमरी या नाभि संक्रमण जैसे संभावित कारणों की आशंका जताई गई है। बाघों की संख्या खतरों को लेकर संरक्षणवादियों की चिंता है। अब कुछ जो संरक्षणवादी लोग होते हैं, उनकी चिंता तो बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो जीव हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के संबंधित जीव जो हैं, खतरे में हैं, जो उनकी मृत्यु हो रही है। अवैध शिकार का खतरा। अवैध शिकार का खतरा नीलगिरी जिले में हाल ही में हुई शिकार की घटनाएं बाघों के लिए लगातार खतरे से रेखांकित करती हैं। आखेटक बाघों को उनके मूल्यवान शारीरिक अंगों जैसे खाल, हड्डियों और अन्य को देखो, इनकी जो होती है, मतलब विदेशों में भेजे जाते हैं कि लोग कहते हैं कि दवा बनती है या कहीं कुछ, मतलब इनके उपयोग किए जाते हैं। शारीरिक अंगों को, खाल, हड्डियों और या अन्य अंगों को, सींगों को, कभी कभी कुछ जानवरों के, मतलब ऐसा माना जाता है लोग। ट्रैकिंग और सुरक्षा का अभाव बाघों की आबादी को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और उनकी सुरक्षा में प्रत्यक्ष चुनौतियों की चिंताओं का कारण है। इन प्रभावशाली जानवरों की निगरानी सुरक्षा करने में असमर्थता संरक्षणवादियों की चिंता में से एक है। संरक्षण उनका बहुत आवश्यक है कि लोग उसमें उनके संरक्षण में असमर्थ हो जाते हैं। कभी कभी जो लोग मतलब उनकी देखभाल करते हैं, वो उतने अच्छे से नहीं कर पाते। शिकार प्रबंधन का अभाव। संरक्षित क्षेत्रों में अपर्याप्त शिकार जनसंख्या प्रबंधन से असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा, मानवीय जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो जानवरों की भी जनसंख्या मतलब बढ़ रही है, तो दोनों में या किसी भी जीव में, किसी भी एक प्रजाति की जब जनसंख्या बढ़ेगी या सभी प्रजातियों की जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो संसाधनों के लिए तो आपस में प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी। पर्यावास का शरण। पर्यावास का शरण क्षरित आवास सीमित संसाधन प्रदान करते हैं, जिससे बाघों को भोजन की तलाश में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मानवीय गतिविधियों, वनों की कटाई या अतिक्रमण से बाघों के निवास स्थान को क्षति पहुंचती है। बाघ। अब देखिए, ये बाघ का चित्र है। रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं, वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ की प्रजातियां और प्राकृतिक अधिवास। उसका मतलब बाघ का प्राकृतिक अधिवास कैसा होता है? सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव वन और दलदल वाले घास के मैदान और सवाना। इन क्षेत्रों में बाघ पाए जाते हैं। महाद्वीपीय पैंथेरा टाइग्रिस और सुंडा। महाद्वीपीय जो होते हैं और सुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं, जो पैंथेरा टाइग्रिस सुंडाइका इनका नाम होता है। बाघ की 2 प्रजातियां हैं। देश जहां बाघ पाए जाते हैं, प्रमुख देश हैं बाघ, 13 देश हैं जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक रूप से भारत, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश में म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। अच्छा, दक्षिण भारतीय जो अधिकतर देश हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। दक्षिण भारतीय मतलब दक्षिण एशियाई देशों में अधिकतर पाए जाते हैं। ये सभी देश लगभग दक्षिण एशियाई देश हैं। हालांकि चीन जो है और रूस हैं, ये जो देश हैं,
रूस तो आधा मतलब यूरोप में भी है। तो अधिकतर मतलब जो देश हैं मतलब इसमें, जैसे आईयूसीएन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं। आईयूसीएन के अनुसार संरक्षण की स्थिति क्या है? आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में ये घोषित हैं, और साइट्स की परिशिष्ट वन और वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो संरक्षण अधिनियम है उसकी अनुसूची वन में इनको रखा गया है। खतरा, खतरे, आवास विखंडन, अवैध शिकार, मानव वन्यजीव संघर्ष। मानव वन्यजीव संघर्ष तो ऑलवेज हमेशा चलता रहा है और आज भी चल रहा है। संरक्षण संबंधी प्रयास किए गए हैं। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA बाघ, शेर, तेंदुआ, हेम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा नामक 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया IBCA। TX2 अभियान WWF द्वारा आरंभ किया गया है। 2022 तक बाघों की संख्या की आबादी को दोगुनी करने के लिए लक्ष्य को इंगित करते हुए टाइगर टाइम्स 2 को संदर्भित करता था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA WPA वर्ष 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत गठित प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। बाघों की जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। इनकी संख्या भारत में बाघों की संख्या इनकी सबसे अधिक है। वर्ष 2022 तक भारत में बाघों की संख्या 3167 थी, और मध्य भारतीय उच्च भूमि और पूर्वी घाट में इनकी संख्या सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। टाइगर रिजर्व भारत में अब 53 टाइगर रिजर्व हैं। नवीनतम टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर, जबकि ओरंग असम का सबसे छोटा कोर क्षेत्र है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का परिचय कुछ इस प्रकार है। नीलगिरी शब्द जिसका अर्थ है नीले पहाड़, तमिलनाडु में नीलगिरी पठार, ये तमिलनाडु में है, हम आपको बता रहे थे। तमिलनाडु नीलगिरी पठार में नीले फूलों से आच्छादित पहाड़ों नील कुरुंजी फूल से लिया गया है। नील कुरुंजी का पौधा पिछली बार चर्चा में रहा था, इस बार नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इस बार मतलब चर्चा में है। यह रिजर्व 3 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में 3 राज्यों में फैला हुआ है। यह यूनेस्को के मानव और जीवमंडल के कार्यक्रम के तहत भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। यह आदियान, अरनादन, कादर, कुरिचियन, कुरुमन, कुरुम्बा जैसे कई आदिवासी समूहों का निवास स्थल है। आदियान, अरनादान, कादर, कुरिचियन और कुरुमन, कुरुम्बा जैसे कई आदिवासी। यह विश्व के अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय, इंडो मलायन और जैविक क्षेत्रों के संगम को भी चित्रित करता है। जीव जंतु यहाँ पर कौन कौन से? यहाँ नीलगिरी ताहर, नीलगिरी लंगूर, स्लेंडर लोरिस, काला हिरन, बाघ, गौर, भारतीय हाथी, नेवला जैसे जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर ये सभी जीव पाए जाते हैं। मीठे जल की मछलियाँ जैसे नीलगिरी डेनियो, डेवेरियो नाइग्रेंसिस, नीलगिरी बार्ब और बोवेनी बार्ब इस बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है। मतलब ये जो मीठे जल की मछलियाँ हैं ये भी यहाँ पर पाई जाती हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं इनको देख लीजिए। मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय वन उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली। ये चित्र है यहाँ पर देख लीजिए। कर्नाटक मधुमलाई नेशनल पार्क, ये ग्रीन कलर में, हल्के ग्रीन कलर में दिखाया गया है, और मुकुर्थी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स के लिए सवाल एक आया था वर्ष 2020 में यूपीएससी में। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो ये है नागार्जुन सागर, जो कि
आंध्र प्रदेश में है, श्रीशैलम। मनरेगा योजना की सामाजिक लेखा परीक्षा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सामाजिक लेखा परीक्षा प्रीलिम्स के लिए परीक्षा का जो तंत्र है, मनरेगा और सतत विकास लक्ष्य, क्रय शक्ति इत्यादि टॉपिक रहेंगे। मनरेगा मेंस के लिए मनरेगा के तहत सामाजिक सेवा परीक्षा तंत्र और संबंधित मुद्दे चर्चा में क्यों है। मनरेगा योजना देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का एक मूलभूत घटक है। हालिया इस समय में इस रोजगार में भ्रष्टाचार की उच्च दर योजना की सार्थकता को लेकर चिंता उत्पन्न करती है। देखिए, मेन समस्या कहाँ पर है, योजना है उसमें नहीं है। योजना को जो लोग लागू करते हैं वहाँ पर समस्या दिक्कत तो आती है, और जब भ्रष्टाचार वहीं पर हो जाएगा तो लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि इस कार्यक्रम में सामाजिक लेखा परीक्षा की इकाइयां जैसे तंत्र शामिल हैं, फिर भी फंड रिकवरी और समग्र प्रभावशीलता के संदर्भ में हालिया आंकड़े निराशाजनक हैं। आंकड़े देखिए कैसे हैं, हालिया आंकड़े कैसे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा के सामाजिक लेखा परीक्षा के परिणामों में इस योजना के तहत 27.5 करोड़, कितना 27.5 करोड़ की राशि की हेरा फेरी की जानकारी दी गई है। 27.5 करोड़। सुधारात्मक कार्रवाई करने के बाद यह राशि घटकर कितनी हो गई है, 9.5 करोड़, 9 करोड़ 50 लाख। लेकिन अभी तक यह केवल 1 करोड़ कितनी 1.31 करोड़ कुल राशि का लगभग 13.8% ही रिकवर किया जा सका है। घटकर तो 9.5 करोड़ हो गई है, लेकिन रिकवर कितना किया गया, 1.31 करोड़, केवल 13.8% ही रिकवर किया गया है। पिछले वित्तीय वर्षों में रिकवरी की दरों में रिकवरी संबंधी अक्षमता की समान प्रवृत्ति थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रिकवरी योग्य राशि 86.2 करोड़ रुपए थी। पिछले वर्ष 86.2 करोड़, केवल 18 करोड़ कुल राशि का 20.8% ही रिकवर की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 171 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, फिर भी मात्र 26 करोड़ ही कुल राशि के 15% ही रिकवर की जा सकी। रिकवरी दरों में लगातार गिरावट भ्रष्टाचार से निपटने में योजना का प्रभावशीलता के लिए चिंता का विषय है। रिकवरी दरों में निरंतर गिरावट पूरी लेखा परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए भी जोखिम उत्पन्न करती है। इससे मनरेगा की विश्वसनीयता और इसके उद्देश्य के संबंध में आमजन का विश्वास कम होने का एक अन्य खतरा है। मनरेगा योजना परिचय क्या है, मनरेगा की योजना के बारे में जानते हैं। मनरेगा योजना मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय है, वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। यह विश्व के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। यह वैधानिक न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के लिए रोजगार कितने दिन, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। सक्रिय कर्मचारी कितने, 14.32 करोड़ वर्ष 2023-24 में। प्रमुख विशेषता क्या, मनरेगा की कानूनी गारंटी है कि प्रत्येक ग्रामीण वयस्क को कार्य का अनुरोध कर सकता है। 15 दिनों के अंतर्गत रोजगार मिलना चाहिए। यदि प्रतिबद्धता पूरी नहीं हुई तो बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए। मनरेगा में ऐसा मतलब दिया गया है, योजना में ये सब पूरा होता नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार ही इतना ज़्यादा है। इसके अंतर्गत महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जाए कि कम से कम 1/3 लाभार्थी पंजीकृत और रोजगार चाहने वाली महिलाएं हों। मतलब 1/3 महिलाएं होनी ही चाहिए, 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, वर्तमान में नहीं है। मनरेगा की धारा 17 के तहत निष्पादित सभी कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षण अनिवार्य है। कार्यान्वयन एजेंसी भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। राज्य सरकारों के साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उद्देश्य
यह अधिनियम मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को अर्थ या अकुशल कार्य प्रदान कर ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। यह देश में अमीर और निर्धन के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करता है। हालांकि लोगों को रोजगार तो इससे मिलता है, मिनिमम न्यूनतम मजदूरी मिलती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि लोग मनरेगा के अंतर्गत कार्य करते हों। तो इसमें सतत एसडीजी गोल को प्राप्त करने की कुछ अवधारणा है। पहला, दूसरा नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, तीसरे में गुड हेल्थ एंड वेलनेस वेलबींग, और 10वां रिड्यूस्ड, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वलिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 नंबर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी। मनरेगा कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी गोल्स, मतलब कंट्रीब्यूशन मतलब अपना करता है। सामाजिक लेखा परीक्षा, मनरेगा के अंतर्गत जब लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार प्राप्त करने के बाद लोगों की इतनी मतलब गोल्स प्राप्त करने की क्षमता होती है, ये सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और 8, 9 और 10। सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र, ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित कार्यक्रम योजना की जांच और मूल्यांकन है तथा वास्तविक स्थिति के साथ आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना करता है। यह सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास, सामुदायिक भागीदारी और सरकारी जवाबदेही के लिए शक्तिशाली उपकरण है। यह वित्तीय लेखा परीक्षा से भिन्न है। वित्तीय ऑडिट किसी संगठन के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करते हैं। सामाजिक ऑडिट हितधारकों को शामिल करके अपने सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र प्रावधान, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं इनको ध्यान देते हैं। मनरेगा की धारा 17 में मनरेगा के तहत निष्पादित सभी कार्यों का सामाजिक ऑडिट अनिवार्य किया गया है। योजना नियमों की लेखा परीक्षा वर्ष 2011, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं की लेखा परीक्षा नियम 2011 के रूप में भी जाना जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए थे। ये नियम देश भर में पालन किए जाने वाले सामाजिक ऑडिट की प्रक्रियाओं और सोशल ऑडिट यूनिट SAU, राज्य सरकार एवं मनरेगा के फील्ड कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न संस्थाओं के कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं। संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत। फंड की कमी से जूझ रही इकाइयां, सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां अपर्याप्त वित्त पोषण से जूझ रही हैं, जिससे उनकी फंड प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता बाधित हो रही है। केंद्र सरकार राज्यों से उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों को धन प्रदान करती है। हालांकि समय पर धन आवंटन न होने के कारण कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों में इकाइयां लगभग 2 वर्षों तक बिना धन के रही हैं। प्रशिक्षण की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन कदाचार की पहचान करने और उनकी प्रभावशीलता में बाधा डालते हैं। कार्मिक की कमी, कार्य करने वाले कर्मचारी को उनकी कमियां होती हैं। अपर्याप्त नियुक्तिकरण के कारण सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों में अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करना कठिन हो जाता है। कम रिकवरी दर, गुजरात, गोवा, मेघालय इत्यादि इत्यादि। आगे की राह में हम क्या देख सकते हैं, आगे की राह में इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है ये हितधारक जुड़ाव, सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया के मूल्यांकन और पुनः डिजाइन लाभार्थियों और समाज के संगठनों, सरकारी अधिकारियों एवं लेखा परीक्षकों के सहित हितधारकों को शामिल करना। साथ ही सामाजिक लेखा परीक्षा जिम्मेदार लेखा परीक्षकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में निवेश करने की आवश्यकता है। मुखबिर संरक्षण, मनरेगा परियोजनाओं में अनियमितताओं या भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने वाले मुखबिरों की सुरक्षा के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। अर्थात जो भी मतलब इसके बारे में विषय में जो भी जानकारी देने वाले लोग हैं उनके ऊपर ध्यान बनाए रखना चाहिए और उनके बारे में यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। व्यक्तियों को प्रतिशोध के भय के बिना आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सामुदायिक भागीदारी,
लेखा परीक्षा प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, उन्हें परियोजना की प्रगति, निधि उपयोग की निगरानी तथा रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक है। साथ ही समस्याओं को त्वरित समाधान करने के लिए ग्राम स्तर पर शिकायत निवारण समितियां स्थापित करने की भी आवश्यकता है। फीडबैक के तंत्र कैसे होने चाहिए? फीडबैक तंत्र लूप स्थापित करना, जहां लेखा परीक्षा निष्कर्षों का उपयोग मनरेगा कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करना और निरंतर सुधार की दिशा में कार्य करना। ये क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभान्वित होने के पात्र कौन कौन से हैं? किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, कोई भी जो भी परिवार है उसके वयस्क सदस्य हैं वो भी सभी मतलब इससे संबंधित हैं। समुद्री परिवहन 2023 की समीक्षा, यहाँ पर अंकताड़ की रिपोर्ट आई है, इसके विषय में जानकारी हम जुटाएंगे। प्रीलिम्स के लिए समुद्री परिवहन समीक्षा, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकताड़, कोविड-19, ग्रीन हाउस गैस GHG गैस, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस, कोविड-19 ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन। मेंस के लिए समुद्र परिवहन 2023 की समीक्षा अंकताड़ की रिपोर्ट चर्चा में क्यों है? हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकताड़ ने समुद्री परिवहन 2023 की समीक्षा की है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन से ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन के मुद्दों और डीकार्बनाइजेशन में चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? इम्पोर्टेंट है रिपोर्ट ये यूपीएससी के दृष्टिकोण से और यूपीपीसीएस में भी या अन्य पीसीएस में भी। अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन से संबंधित उत्सर्जन कौन कौन, मतलब कैसे कैसे कितना कितना हुआ है रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन से जीएचजी उत्सर्जन एक दशक पहले की तुलना में वर्ष 2023 में 20% अधिक दर्ज किया गया है। नौ परिवहन उद्योग वैश्विक व्यापार में 80% से अधिक दर्ज किया गया है और वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन में 3% अधिक का योगदान करता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 3% और पिछले दशक की तुलना में 20%, पहले दशक की तुलना में 20% अधिक दर्ज किया गया है। और नौ परिवहन उद्योग वैश्विक व्यापार में 80% से अधिक, नौ परिवहन तो वैश्विक व्यापार में नौ परिवहन में वृद्धि कितनी हुई है? कोविड-19 के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण वर्ष 2022 में वैश्विक समुद्री नौ परिवहन मात्रा में 0.4% की गिरावट देखी गई। हालांकि वर्ष 2023 में इसके 2.4% बढ़ने का अनुमान है। कंटेनरीकृत व्यापार वर्ष 2023 में 1.2% और वर्ष 2024 से 28 के बीच 3% बढ़ने की उम्मीद है। कंटेनरीकृत व्यापार वर्ष 2023 में मतलब जो कंटेनरों में भरकर जो सामान मतलब जो भी भेजा जाता है, ये व्यापार के लिए बोल रहा है कि 1.2% वर्ष 2023 में है। 2024 से 28 के बीच में 3% बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2022 में तेल और गैस व्यापार में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता, जनवरी 2023 में वाणिज्यिक जहाज औसतन 22.2 वर्ष पुराने थे। औसतन जहाज इतने 22.2 वर्ष पुराने थे, मतलब विश्व के आधे से अधिक बेड़े जहाज 15 वर्ष से अधिक पुराने थे, आधे से ज़्यादा। जैसे जैसे विश्व बेड़े की औसत आयु में वृद्धि हो रही है, तो यह बात चिंता का विषय बन गई है कि वैकल्पिक ईंधन अभी भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं है, अधिक महंगे हैं। इसके अतिरिक्त जिन जहाज़ों का उनका उपयोग किया जा रहा है वे भी पारंपरिक जहाज़ों की तुलना में अधिक महंगे हैं। वैकल्पिक ईंधन में परिवर्तन किया जाना स्वाभाविक सी बात है। प्रौद्योगिकी और नियामक व्यवस्थाओं पर स्पष्टता के बिना जहाज मालिकों के लिए अपने बेड़े को नवीनीकृत करना बहुत मुश्किल है तथा बंदरगाह टर्मिनलों को भी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि विशेषकर निवेश निर्णयों के संबंध में। वैश्विक बेड़े का 98.8%
98% भारी ईंधन तेल, हल्के ईंधन तेल और डीजल गैस तेल जैसे पारंपरिक ईंधनों का उपयोग करता है। केवल 1.2% वैकल्पिक ईंधन मुख्य रूप से LNG, LPG, मेथनॉल और कुछ हद तक बैटरी हाइब्रिड का उपयोग कर रहे हैं। मतलब लगभग 1.2% ही ऐसे जो जहाज हैं वो अन्य संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, बाकी तो या तो डीजल या तेल या अन्य से चल रहे हैं, ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि प्रगति जारी है क्योंकि वर्तमान में ऑर्डर पर मौजूद 21% जहाज वैकल्पिक ईंधन विशेष रूप से LNG, LPG और बैटरी हाइब्रिड और मेथनॉल पर परिचालन के लिए डिजाइन किए गए हैं। 21% डिजाइन कर दिए गए हैं। लागत अनुमान परिवर्तन और चुनौतियाँ। वर्ष 2050 तक वैश्विक बेड़े को डिकार्बनाइज करने के लिए लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लेकर 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक वार्षिक निवेश की आवश्यकता हो सकती है। पूर्ण डिकार्बनाइजेशन से वार्षिक ईंधन लागत लगभग दोगुनी हो जाएगी। मतलब वार्षिक लागत में बढ़ोतरी होगी, मतलब ज़्यादा आएगी, जिससे इस क्षेत्र में उचित परिवर्तन की दर की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य जीएचजी उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2050 तक IMO ने। वर्ष 2023 IMO जीएचजी रणनीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक शून्य या लगभग शून्य जीएचजी ईंधन का उपयोग कम से कम 5 से 10% तक किया जाना है। आर्थिक प्रोत्साहन हेतु UNCTAD की सिफारिशें हैं। नवीकरणीय अमोनिया और मेथनॉल ईंधन को दोहरे ईंधन इंजन वाले नए जहाज़ों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। सतत समुद्री परिवहन ईंधन को एक जीवन चक्र वेल टू वेक आधार पर शून्य या लगभग शून्य कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जन प्राप्त करना चाहिए। अंकताड़ सिस्टम व्यापी सहयोग, त्वरित नियामक हस्तक्षेप और हरित प्रौद्योगिकियों और बेड़े में मजबूत निवेश का समर्थन करता है। आर्थिक प्रोत्साहन जैसे लेवी या नौपरिवहन उत्सर्जन से संबंधित योगदान वैकल्पिक ईंधन की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। जलवायु के अनुरूप लचीले या बुनियादी ढांचे में निवेश कर समर्थन कर सकते हैं। पर्यावरणीय लक्ष्यों को आर्थिक आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। लेकिन यह रेखांकित करता है कि निष्क्रियता की लागत आवश्यक निवेश से कहीं अधिक है। स्वच्छ ईंधन के अतिरिक्त नौपरिवहन उद्योग में दक्षता के साथ साथ संधारिता में सुधार लाने के लिए AI और ब्लॉकचेन जैसे डिजिटल संसाधनों को तेजी से अपनाने की आवश्यकता है। अर्थात जो मतलब वर्तमान में AI सिस्टम चल रहा है और जो वर्तमान में डिजिटलीकरण की दुनिया आगे बढ़ रही है, उसमें मतलब इसमें भी मतलब कोई ना कोई नई तकनीकों को इसमें लाना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए उसको। अंतर्राष्ट्रीय नौपरिवहन को डिकार्बनाइज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा की गई कुछ पहलें हैं। ऊर्जा दक्षता मौजूदा जहाज सूचकांक, कार्बन तीव्रता संकेतक, कार्बन इंटेंसिटी इंडिकेटर CII, जो जहाज़ों को वार्षिक रूप से कितने ईंधन की खपत करते हैं के आधार पर A से E तक के बीच एक परिचालन कार्बन तीव्रता ग्रेड प्रदान करता है। यह जहाज के आकार और जहाज के प्रकार और आधार पर जहाज द्वारा उत्सर्जित करने के लिए डिजाइन की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को सीमित करके जहाज की तकनीकी कार्बन तीव्रता को सीमित करता है। तकनीकी कार्बन तीव्रता को सीमित कर देता है। इन दोनों कारकों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO जहाज़ों के लिए अपने मौजूदा कार्बन तीव्रता नियमों में बदलाव करने जा रहा है। मतलब IMO इन ऊर्जा दक्षता जो मौजूदा जहाज का सूचकांक है, इसके आधार पर इसमें बदलाव करेगा। IMO का मध्यावधि मूल्यांकन उपाय। इसके अतिरिक्त IMO मध्यावधि मूल्यांकन उपाय नामक एक नए नियम विकसित कर रहा है, जिसमें तकनीकी दृष्टि से ग्रीन हाउस गैस ईंधन मानक GFS और आर्थिक दृष्टि से कार्बन लेवी, शुल्क प्रणाली अथवा कैंप एंड ट्रेड शामिल होंगे। IMO का लक्ष्य वर्ष 2025 तक इन उपायों पर सहमति बनाना और 2027 तक इन्हें लागू करना है। कुछ नियम बनाएगा और उनको
2025 तक सहमति और 2027 तक उन्हें लागू करवाएगा। द ग्रीन वायज 2050 प्रोजेक्ट। तो यह नॉर्वे सरकार और आईएमओ के बीच की गई वर्ष 2019 में शुरू की गई थी एक साझेदारी परियोजना है। नॉर्वे सरकार और हमारा जो आईएमओ है उसके बीच में वर्ष 2019 में शुरू की गई थी द ग्रीन वायज 2050 प्रोजेक्ट। तो जिसका लक्ष्य क्या है, नौपरिवहनी उद्योग और निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले उद्योगों में बदलना। नौपरिवहनी जो उद्योग है उसको बिल्कुल मिनिमाइज करके, कम से कम करके कार्बन उद्योग वाले उद्योगों में बदलना। जहाज़ों से होने वाला प्रदूषण को रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय मार्पोल कन्वेंशन भी इसके लिए अपनाया गया था। मार्पोल अभिसमय परिचालन अथवा आकस्मिक कारणों से जहाज़ों द्वारा समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण की रोकथाम को कवर करने वाला मुख्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है। 2 नवंबर 1973 को इसको लाया गया था, अंगीकृत किया गया था 2 नवंबर 1973 को। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार का वितरण हो चुका है। कल अभी हमने इससे पहले कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में डिस्कस किया था और आज भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। प्रीलिम्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। कौन कौन से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, यही जो टॉपिक है इसी पर उनको दिया गया होगा। एंटो सेकेंड पल्स ये भी है। फेमेटो सेकेंड एक्सपेक्टोस्कोपी, इन सभी पर रिसर्च करने के लिए उनको प्राप्त होगा नोबेल। एंटो सेकेंड भौतिकी के अनुप्रयोग मेंस के लिए चर्चा में क्यों है। आपको पता है कि भौतिकी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। भौतिकी के लिए वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार 3 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को पियरे अगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल व्हीलियर। 3 वैज्ञानिक हैं, पियरे अगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल व्हीलियर। प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य एटो सेकेंड पल्स के विकास को जन्म दिया, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिली है। मतलब एटो सेकेंड पल्स, ऐसा उन्होंने ऐसे विकास को जन्म दिया है जिससे पदार्थ के भीतर जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गति कितनी है, उनकी गतिशीलता कैसी है, इसके विषय में जानकारी मिल सकती है। नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2023। तो ये सब इनके बारे में जानकारी है। पियरे अगस्टिनी फ्रांस और हंगेरियन, ऑस्ट्रियन, फ्रांस क्रॉस, फ्रेंच, स्वीडिश, एने व्हीलर फॉर रिसर्च इनटू टूल्स फॉर exploring electrons inside atoms and molecules। इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉन गतिशीलता परमाणुओं, अणुओं और ठोस पदार्थों के भीतर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार एवं गति के अध्ययन व समझ को संदर्भित करती है। इसमें इलेक्ट्रॉन व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें उनकी गति, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अंतःक्रिया और बाह्य बलों के प्रति अनुक्रिया शामिल है। इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ऋणावेश वाले मूलभूत कण हैं सघन नाभिक की परिक्रमा करते हैं। लंबे समय तक वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉन व्यवहार को समझने या प्रत्यक्ष पद्धतियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जैसे कि एक तेज गति से चलने वाली रेस कार की लंबे समय तक एक्सपोजर समय के साथ तस्वीर लेना, जिसके परिणाम स्वरूप धुंधली छवि बनती है। अब कोई भी कार बहुत तेजी से भाग रही है तो आप उसकी अगर फोटो खींचेंगे तो धुंधली सी हो जाएगी। जैसे ना कि कभी कभी कैमरा वाला कहता है कि सीधे खड़े रहो, हिलो ना, तो कुछ ऐसी ही बात
इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गति इनके पारंपरिक माप तकनीकों के लिए लगभग अदृश्य थी। अणुओं में परमाणु फेम्टोसेकंड के क्रम पर गति प्रदर्शित करते हैं, जो बहुत ही कम समय अंतराल होते हैं, जो 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से का 10 लाखवां हिस्सा होते हैं। मतलब 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से का 10 लाखवां हिस्सा होते हैं फेम्टोसेकंड। परमाणु फेम्टोसेकंड के क्रम पर गति प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन के हल्के होने के कारण इससे भी तेज गति से इंटरैक्ट करने के कारण एटोसेकंड दायरे में गति करते हैं। एटोसेकंड 1 सेकंड के अरबवें हिस्से का अरबवां हिस्सा, सेकंड 1/10⁻18 पावर में है ये -18। एटोसेकंड पल्स प्रकाश का एक बहुत ही अल्पकालीन विस्फोट है, जो सिर्फ एटोसेकंड तक रहता है। वैज्ञानिकों द्वारा एटोसेकंड पल्स जनरेशन की खोज करी गई। पृष्ठभूमि 1980 के दशक में भौतिक विज्ञानी केवल कुछ फेम्टो सेकंड तक चलने वाली हल्की पल्स बनाने में कामयाब रहे। उस समय यह माना जाता था कि हल्की पल्सों के लिए यह न्यूनतम प्राप्त अवधि थी। हालांकि इलेक्ट्रॉनों को गति में देखने के लिए और भी छोटी अल्पकालीन पल्स की आवश्यकता थी। इसीलिए अब बनाया गया है क्या, एटोसेकंड पल्स जनरेशन, उसको आगे बढ़ाया गया। वर्ष 1987 में एक फ्रांसीसी प्रयोगशाला एनी हुलियर और उनकी टीम ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करी। उन्होंने एक उत्कृष्ट गैस के माध्यम से एक अवरक्त लेजर किरण को गुजारा और जिससे ओवरटोन की उत्पत्ति हुई। तरंग दैर्ध्य के साथ प्रकाश की तरंगें जो मूल किरण के पूर्णांक अंश थे। गैस में उत्पन्न ओवरटोन पराबैंगनी प्रकाश के रूप में थे। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब कोई ओवरटोन परस्पर क्रिया करते हैं तो वे या तो रचनात्मक व्यतिकरण के माध्यम से एक दूसरे को तीव्र कर सकते हैं, या तो विनाशकारी व्यतिकरण। देखो, दो हैं, या तो रचनात्मकता या तो विनाशकारी व्यतिकरण के माध्यम से एक दूसरे को रद्द कर सकते हैं। अपने सेटअप को परिष्कृत करके भौतिक विज्ञानी प्रकाश के तीव्र एटोसेकंड पल्स बनाने में कामयाब रहे। अपने सेटअप को परिष्कृत कर दिया, हटा दिया, और भौतिक विज्ञानी प्रकाश की एटोसेकंड को पल्स बना लिए वो लोग। वर्ष 2001 में फ्रांस में पियरे एगस्टिनी और उनके अनुसंधान समूह 250 एटोसेकंड प्रकाश पल्सों की एक श्रृंखला का सफलतापूर्वक उत्पादन किया। कितनी? 250 पल्सों की एक श्रृंखला बनाई। उन्होंने इस पल्स श्रृंखला को मूल बीम के साथ संयोजित कर तेजी से प्रयोग किए और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गतिशीलता में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान की। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं फेरेंक क्रॉस। उनकी टीम ने एक पल्स श्रृंखला से संबंधित 650 एटोसेकंड पल्स को अलग करने की तकनीक विकसित की। कौन कौन से? 650 और 250। और ये एनी हुलियर एक छोटी सी उसको बना दिए थे पहले ही, और ये 250 एटोसेकंड और ये 650 एटोसेकंड, ये तकनीकियाँ आ गई। इस सफलता ने शोधकर्ताओं को क्रिप्टन परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को उल्लेखनीय सटीकता के साथ मापने में मदद की। एटोसेकंड भौतिकी के अनुप्रयोग: अल्पकालिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। एटोसेकंड पल्स वैज्ञानिकों को अल्ट्रा फास्ट परमाणु और आणविक प्रक्रियाओं की छवियों को कैप्चर करने में सक्षम बनाता है। अल्ट्रा फास्ट परमाणु और आणविक प्रक्रियाओं की जो छवियां होती हैं, जो अणु होता है किस प्रकार से चलता है, गति करता है, उनकी छवियों उसके चित्र को कैप्चर करने की सक्षम बनाता है। इसका पदार्थ विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, कैटालिसिस जैसे क्षेत्रों जिसमें त्वरित रूप से हो रहे परिवर्तनों को समझना महत्वपूर्ण होता है पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स
क्षणिक चिन्हों के आधार पर विशिष्ट अणुओं की पहचान करने के लिए एटोसेकेंड पल्स का उपयोग चिकित्सकीय नैदानिक परीक्षणों में किया जाता है। अर्थात इससे जो चिकित्सा का क्षेत्र है वो उसमें व्यापक मतलब वृद्धि देखने को मिलेगी। इसमें इसका उपयोग बहुत ही बड़े स्तर पर किया जा सकता है। मेडिकल इमेजिंग डायग्नोस्टिक तकनीकों के बेहतर बनाने में मदद करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में प्रति सेकंड एटोसेकंड भौतिकी कंप्यूटिंग और दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अधिक तेज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विकास को बढ़ावा दे सकती है। उन्नत इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी। जीव और विज्ञान। जीव विज्ञान से लेकर खगोल विज्ञान तक के क्षेत्र में अनुप्रयोगों के साथ एटोसेकंड पल्स को संशोधित करने की क्षमता उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में मदद करती है। भौतिकी के क्षेत्र में अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता भी 2022 में एलन स्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर, एंटोन जिलिंगर एंटेंगल फोटॉन के प्रयोग के लिए वायलेशन ऑफ विल इनइक्वालिटीज़ की स्थापना और क्वांटम सूचना विज्ञान के क्षेत्र में इनको मतलब दिया गया था। 2021 में शुकुरो मनावे, क्लास हैसलमैन को भौतिकी मॉडल, जॉर्जियो पेर्सी को परमाणु के, 2020 में रोजर पेनरोज ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के समान सिद्धांत के प्रबल अनुमान के लिए, 2019 में, 2018 में लेजर भौतिकी, 2017 एक प्रश्न है यूपीएससी प्रीलिम्स का, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपने बेटे के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार साझा किया? वर्ष 2008 में क्वेश्चन आया था। इसमें है विलियम हेनरी ब्रैग। इनको और अपने बेटे दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन क्रिक किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते हैं? अनुवंशिकी जो डीएनए का मॉडल है उन्होंने दिया था। 1962 में नोबेल पुरस्कार मिलता है जेम्स वाटसन और क्रिक जो होते हैं डीएनए मॉडल। बस 1900 ब्लू एलईडी के आविष्कार के आकासाकी अमानो और नाकामुरा को संयुक्त रूप से वर्ष 2014 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मतलब इस पर एक मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ गया था 2021 में। प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा किए गए बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के कार्य की चर्चा कीजिए, प्रदर्शित कीजिए कि इसने किस प्रकार के भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। जो प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस हैं और बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के कार्य के क्षेत्र में इनको मतलब चर्चा करना था। भारत में अवैध व्यापार, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। भारत में अवैध व्यापार प्रीलिम्स के लिए क्या क्या है? भारत में अवैध व्यापार, फिक्की कैस्केड, अवैध बाजार, वित्तीय प्रवाह, संगठित अपराध और आतंकवाद, धन शोधन, रेड सैंडर्स, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। मेंस के लिए भारत में अवैध व्यापार और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव। सिंपल सी बात है, अगर अवैध व्यापार होगा, अवैध व्यापार का मतलब यही है कि इलीगल व्यापार मतलब ऐसे तरीके से व्यापार जिसको समाज अनुमति नहीं देता या सरकार अनुमति नहीं देती, ऐसा व्यापार, तो अवैध व्यापार चर्चा में क्यों है? फिक्की कैस्केड द्वारा हिडन स्ट्रीम्स लिंकेज बिटवीन इलिसिट मार्केट्स, फाइनेंशियल फ्लो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अवैध व्यापार का लगभग 1 से 10 के पैमाने पर कुल स्कोर 6.3 है, जो अन्य 122 देशों में से 5 के औसत स्कोर से अधिक है। 5 के औसत स्कोर से अधिक है, जो एक बड़ी अवैध अर्थव्यवस्था का संकेत देता है। और देश की इतनी 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसमें भी कैसा अवैध व्यापार है। फिक्की कैस्केड, ये क्या है? फिक्की कैस्केड अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ फिक्की की समिति है। ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की की एक पहल है। इसकी स्थापना 18 जनवरी 2011 को भारत और विश्व स्तर पर जाली पास ऑफ
एवं तस्करी के सामानों के अवैध व्यापार के गंभीर मुद्दे को उजागर करने की हेतु की गई थी। अवैध व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं सेवाओं को अवैध आदान प्रदान करने से सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय निकायों को द्वारा स्थापित कानूनों, विनियमों या नियंत्रणों का अनुपालन नहीं करता है। वही अनुपालन मतलब जो सरकार द्वारा नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, जो संविधान के अंतर्गत रखे गए हैं, उन सब का पालन ना करते हुए मतलब अवैध व्यापार करना, यही है अवैध व्यापार। ये गतिविधियां कानूनी ढांचे के बाहर होती हैं। इनमें अक्सर विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री, जालसाजी, चोरी, तस्करी, कर चोरी, धन शोधन एवं अन्य अवैध गतिविधियां शामिल होती हैं। रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या हैं? भारत में अवैध व्यापार का अवलोकन। वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 3.5 टन सोना, 18 करोड़ सिगरेट स्टिक्स, 140 मीट्रिक टन रेड सैंडर्स, 90 टन हेरोइन जब्त की गई। ये इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। 3.5 टन सोना, 18 करोड़ सिगरेट स्टिक्स, 140 मीट्रिक टन रेड सैंडर्स और 90 टन हेरोइन जब्त की गई। 122 देशों के औसत स्कोर 5.2 की तुलना में भारत का स्कोर 4.3 है, काफ़ी कम है, जो कि संगठित अपराध अभिकर्ताओं की कम भागीदारी लेकिन आपराधिक नेटवर्क के महत्वपूर्ण प्रभाव का सुझाव देता है। भारत में अवैध वित्तीय प्रवाह। वैल्यू गैप इंडिया। वर्ष 2009 से 2018 के बीच दौरान अवैध आयात और निर्यात चालान के परिणामस्वरूप भारत को संभावित राजस्व में कुल 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। कितना? 2009 से लेकर 2018 तक 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर असंग्रहित मूल्य वर्धित कर वैट की राशि 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो राजस्व अंतर में योगदान करती है। ये कुछ डाटा दिया गया है, इसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। भारत में आतंकवाद और अपराध से निपटने में भारत में वर्ष 2021 में क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी पर लगभग 1170 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे, जो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना है? 6%। पीपीपी वृहद आर्थिक विश्लेषण द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मैट्रिक है जो बास्केट ऑफ गुड्स परचेजिंग पावर पैरिटी क्रय शक्ति क्षमता एक बास्केट ऑफ गुड्स है, मतलब बास्केट ऑफ गुड्स है, दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न देशों की मुद्राओं की तुलना करता है, जिससे उन्हें देशों के बीच आर्थिक उत्पादकता और जीवन स्तर की तुलना की अनुमति मिलती है। भारत में ड्रग अर्थव्यवस्था देख लीजिए। ड्रग स्वर्णिम त्रिकोण गोल्डन ट्रायंगल देखना अभी कहाँ जाता है? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। स्वर्णिम अर्धचंद्र गोल्डन क्रिसेंट स्वर्णिम अर्धचंद्र गोल्डन क्रिसेंट। स्वर्णिम त्रिकोण को गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें 3 देश आते हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। स्वर्णिम अर्धचंद्र को गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं, इसमें देश आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान सहित प्रमुख उत्पादक देशों के पास भारतीय क्षेत्र उन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है जहां निषेध पदार्थों का आवागमन तथा वितरण शामिल हो सकता है। भारत में अवैध नशीले ड्रग के व्यापार में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2006 से 13 के बीच में 1257 मामलों की तुलना में वर्ष 2014 से 22 ड्रग्स की जब्ती कितनी हो रही है? 3172 मामले दर्ज किए गए। बेंचमार्क औसत 5.4 की तुलना में 7.5 स्कोर के साथ कैनबिस। भारत की कैनबिस एक प्रजाति है ड्रग्स की भारत की व्यापक उपस्थिति में सिंथेटिक ड्रग व्यापार और हेरोइन व्यापार भी 6.5 के स्कोर के साथ बेंचमार्क औसत से अधिक है। भारत में संगठित अपराध और अवैध अर्थव्यवस्था। भारत में असंगठित अपराध करने वालों का कुल स्कोर 122 देशों की औसत बेंचमार्क में 5.2 की तुलना में 4.3 है। 122 देशों का 5.2 है और भारत का 4.3
3 है। हालाँकि 6 अंक के साथ आपराधिक नेटवर्क भारत में बड़ा प्रभाव है, जो 122 देशों के औसत अंक 5.8 से अधिक है। भारत में अवैध अर्थव्यवस्था का कुल स्कोर 6.3 है और जो 122 देशों के 5 के औसत स्कोर से अधिक है। इससे पता चलता है कि यद्यपि आपराधिक तत्व संख्या में कम किंतु व्यापक हैं, विभिन्न प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों में संलग्न हैं, जिनमें से नशीली दवाओं की बिक्री, मानव तस्करी के अलावा वन्यजीव उत्पादों में अवैध व्यापार शामिल है। यह स्पष्ट विरोधाभास भारत में आपराधिक नेटवर्क की प्रभावशीलता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जो उनके कम संख्या के बावजूद पर्याप्त अवैध वित्तीय प्रवाह में सक्षम बनाता है। भारत में अवैध व्यापार निपटने के लिए सरकार की कुछ पहलें तैयार करी गई। उनसे संबंधित आतंकी वित्त पोषण और जाली मुद्रा TFFC सेल, स्वापक और औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम NDPS 1985 का अधिनियम, नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR, नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, PMLA संशोधन अधिनियम 2012, तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता संपत्ति की जब्ती अधिनियम 1976, भगोड़ा और आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, काला धन, अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति और कर अधिरोपण अधिनियम 2015। एक प्रश्न है वर्ष 2019 का, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का भूमि, समुद्र, वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल होता है। UNCAC का अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार विरोधी लिखित है। राष्ट्रपाल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम की विशिष्टता ऐसे विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिससे अवैध तस्करी ले ली गई थी। मादक द्रव्य अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा सही है। UNC अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार विरोधी लिखित है और मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा UNCAC और UNTOC के दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है। यहाँ पर आपका समाप्त होता है करंट अफेयर 4 अक्टूबर का। और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।